students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 EVS chapter 11 water. Let's begin. Okay, natural sources of water. We have already learned in previous class how earth has more water than land on its surface. हमने पिछली वाली क्लासेस में पढ़ रखा है कि कितना पानी अर्थ पर है. As a result, our planet Earth appear blue when viewed from space. Thus, Earth is also called the blue planet. आपको पता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. वाटर फाउंड ऑन अर्थ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर. वाटर को हम अर्थ में बहुत बड़े एरिया में पाते हैं, इसीलिए जो वाटर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सलाइन वाटर, एक है फ्रेश वाटर. Saline water is found in seas and ocean and contains high amount of salt. Saline water क्या होता है? ये नमकीन और खारा पानी होता है और ये कहाँ पाया जाता है? सीज एंड ओशंस में पाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक रहता है. Fresh water found in ice caps, glaciers, lakes, rivers, stream, ponds and below the earth's surface have much lower amount of salt and therefore is more useful for us. और fresh water जो रहता है वो आपको मिलता है आइस कैप्स में, इट मीन्स हिमालय, ग्लेशियर्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम मतलब झरने, तालाब, नदियाँ, यहाँ फ्रेश वाटर आपको मिलता है. और ये फ्रेश वाटर जो मतलब धरती के अंदर हमारी जो अर्थ है उसकी सतह के अंदर रहता है, जिसमें नमक काफ़ी कम मात्रा में होता है, जिस वजह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए यूज़फुल होता है. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज दैट वी कैन यूज़ आर लिमिटेड as most of it remains in frozen state making inaccessible for use. फ्रेश वाटर की जो रिसोर्स है वी कैन यूज़, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड है ना. इट रिमेन्स इन फ्रोजन, हम उसे लिमिटेड इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा एरिया जो है वो फ्रोज़न है, जमा हुआ है, जिस वजह से हम इसको पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं. द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रेन वाटर. आपको पता है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर के क्या हैं? एक तो रेन वाटर है, वो तो सबसे प्योरेस्ट वाटर है, सोर्स ऑफ पानी का जो सोर्स है सबसे प्योरेस्ट है. Surface water and underground water let us found out more about these sources. है ना, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पानी के, तो हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज को पढ़ते हैं. पहला आता है आपका रेन वाटर. रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज अ मेन सोर्स फ्रॉम विच वी गेट वाटर. आपको पता है रेन हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, और जिससे हमें बहुत ही प्योर वाटर मिलता है. एज इट रेन द वाटर इन The lakes, ponds, rivers, seas and ocean get refilled. आपको पता है जो पानी है मतलब बारिश का जो पानी है वो हमें हमारे लिए एक मेन सोर्स होता है जिससे हमें पानी मिलता है. और जब बारिश आती है तो ये जो बारिश का पानी है वो लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन को दोबारा से भर देता है. दो रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. इट गेट्स पॉल्यूटेड एज इट पासेस थ्रू द इम्प्योरिटीज ऑफ द एयर. ये भी अशुद्ध हो जाता है क्योंकि जो हवा में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो खराब पॉल्यूटेड पार्टिकल्स रहते हैं, वो इसमें जब मिल जाते हैं तो हमारे पास आते आते ये भी इम्प्योर हो जाता है. सरफेस वाटर मतलब अब पानी की सतह मतलब सरफेस वाटर मतलब जो ऊपरी सतह का पानी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पोन्ड्स एंड लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड. आपको पता है पोन्ड एंड लेक्स ये दोनों हमारे सतह के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें हम विजिबल देख सकते हैं, अंडरग्राउंड नहीं है ये सारी चीज़ें. तो जो लेक्स हैं वो सबसे बड़ी वाटर मतलब सबसे बड़ी तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये बड़ी वाटर बॉडीज़ है, काफ़ी लंबे एरिया में फैली रहती है ना. और ये जो लेक्स है ये बीच में रहती है और उसके चारों तरफ धरती रहती है, मतलब आसपास जमीन रहती है और बीच में ये रहता है लेक्स. पोन्ड्स आर मच स्मॉलर वाटर बॉडीज
इन कंपैरिजन टू लेक्स। और आपको ये पता है कि जो पोन्ड्स है मतलब जो तालाब हैं वो छोटे होते हैं लेक की अपेक्षा। रेन वाटर कलेक्ट इन पोन्ड्स, रेन वाटर जो रहता है वो पोन्ड्स में भी जाता है। जब बारिश होती है तो नेचुरल सी बात है जितने भी हमारे रिजर्वियर्स है वो सारे के सारे फील्ड हो जाते हैं। तो पोन्ड्स एंड लेक्स एंड दीज वाटर बॉडीज आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन अलाइक। और आपको ये भी पता है कि जब बारिश का पानी आता है, ये जब पोन्ड्स और लेक्स भर जाते हैं तो हम इंसान भी इसको यूज़ करते हैं और जानवर भी इसका यूज़ करते हैं। रिवर्स, रिवर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर्स सबसे लंबा मतलब लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। द स्नो एंड ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स मेल्ट, जब ग्लेशियर्स माउंटेन पे जो ग्लेशियर्स रहते हैं, जो स्नो रहती है, जब वो पिघलती है तो वो क्या होता है, एक पानी का रूप ले लेती है, फ्लो एज ए स्ट्रीम की तरह बहती है एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म माइटी रिवर्स, और बड़ी सी नदी का निर्माण कर लेती है। ओके, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर इज कॉल्ड इट्स सोर्स। आपको ये भी पता है कि जहाँ से नदी निकलती है वही उसका उद्गम कहलाता है ना। जहाँ से वो निकली इट मीन्स वो वहीं से उसका जन्म स्थल हो जाता है। रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना फ्लो फ्रॉम द हिमालय माउंटेन रेंजेस लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जिस प्रकार की गंगा और यमुना हिमालय से बहती हैं, ठीक है, तो वो एक नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा बनी हुई हैं क्योंकि वो नॉर्दर्न एरिया से ही निकलती हैं। सीज एंड ओशंस, ओशंस एंड सीज आर वास्ट मासेस ऑफ वाटर कवरिंग मेजर पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस। आपको ये पता है कि सीज और ओशंस हैं, ये बहुत बड़ा वाटर कवरिंग एरिया है हमारी अर्थ का, सबसे ज़्यादा तो यही फैला हुआ है। द वाटर ऑफ सीज एंड ओशन कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर यूज बाय एनिमल एंड ह्यूमंस। अब भाई सी और ओशंस का जो पानी है वो सॉल्टी है, जिस कारण से ना तो हम इसका यूज़ कर पाते हैं और ना ही एनिमल्स इसका यूज़ कर पाते हैं। अब आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर रेफर्स टू द अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज दैट आर लोकेटेड डीप बिलो द अर्थ सरफेस। ग्राउंड वाटर मतलब कि जमीन के नीचे का पानी। तो जमीन के नीचे का पानी हमारे अर्थ में बहुत नीचे है। रिजर्व्स ऑफ द वाटर फॉर्म ड्यू टू रेन वाटर, और ये जो रेन वाटर है इसकी वजह से वो भी भरता है। वी डिग वेल ट्यूबवेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस फॉर आवर यूज। अब देखिए, जो पॉन्ड्स और लेक्स है उसका पानी तो सरफेस के ऊपर रहता है जिसको हम जाके तुरंत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें ग्राउंड वाटर का यूज़ करना रहता है तो हमको कुएं खुदवाने पड़ते हैं, ट्यूबवेल्स खुदवानी पड़ती है, बोर खुदवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम इसका पानी का यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर में कम आउट टू द सरफेस नेचुरली एज वेल थ्रू नेचुरल स्प्रिंग्स। और ये चीज़ भी है इसमें कि जो ग्राउंड वाटर है आखिर उसमें पानी सिर्फ रेन वाटर से ही आता है क्या? नहीं, जो नेचुरल झरने हैं, स्प्रिंग्स हैं, उससे भी पानी आता है ज़मीन के अंदर। आपने कभी देखा हो या फिर कभी आपको कुआं देखने का मौका मिले तो आप अपने पेरेंट्स के साथ उसको हल्का सा झांक के देखिए, उसमें साइड से कहीं पानी का रिसाव आपको दिखेगा। तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? अंदर ही अंदर पानी झरनों के थ्रू, जो नेचुरल स्प्रिंग से उसके थ्रू आता है। हमने तो देखा है भाई, अब आप भी अपने पेरेंट्स के साथ ही देखिएगा कभी। इट इज़ द ग्राउंड वाटर सोर्सेज दैट फॉर्म ओएसिस एंड डेजर्ट रीजन। ये जो ग्राउंड वाटर है ये एक सोर्स है। कभी कभी ये होता है मरुस्थल क्षेत्र में मरुस्थल ही बनाता है ना। ग्राउंड वाटर कुछ ऐसे रहते हैं कि डेजर्ट एरिया में डेजर्ट ही बन रहा है, ऐसा भी हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वी नो दैट वाटर कैन बी फाउंड ऑन अर्थ इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। आपको पता है कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हमने जो वाटर को 3 भागों में बांटा हुआ है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बहुत ईजी है, सब जानते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाई हीटिंग एंड कूलिंग, और हम इनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। यदि हम इसे गर्म कर देते ये अलग बन जाता है, हम इसे ठंडा कर देते ये अलग प्रकार का बन जाता है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। इससे हमें पता पड़ता है कि वाटर क्यों 3 प्रकार से एग्जिस्ट हुआ है, विच आर इंटरचेंजेबल, क्योंकि ये एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। चलो हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में आगे पढ़ते हैं। वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म विच हैज नो डेफिनेट शेप एंड कैन टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर इट इज प्लेस्ड इन इट। आपको पता है ये चीज़ कि वाटर का तो कोई शेप नहीं होता है, आप उसे जिस कंटेनर के शेप में डाल देंगे वो उसी शेप का बन जाएगा। यहाँ देखिए इसके 3 स्टेट फॉर्म दिए हुए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
लिक्विड वाटर बिकम्स आइस व्हेन इट फ्रीजेस। लिक्विड वाटर को हम जमा कर इसको शेप को चेंज कर सकते हैं, आइस के रूप में बदल सकते हैं। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है? आइस होता है। व्हेन हीटेड वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर, और जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। The change in the state of water due to cooling and heating occurs continuously in nature. आपको पता है कि जो वाटर के फॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते, कभी ठंडे कभी गर्म, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है हमारे नेचर में। हमें पता भी नहीं पड़ता इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें दिखाई ही नहीं देता है ना, हमें तो सिर्फ बारिश दिखाई देती है। दिस इज़ द कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी को तो वाटर साइकिल बोलते हैं। देखिए पिक्चर में दिया हुआ है किस तरीके से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ रहा है ना। द वाटर साइकिल इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंशन। देखो वाटर साइकिल हमारा मेंटेन करता है पूरे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस को। द हीट ऑफ द सन मेल्ट द आइस एंड स्नो इन माउंटेन एंड ग्लेशियर टू फॉर्म वाटर विच जॉइंस रिवर्स एंड स्ट्रीम। द हीट ऑफ द सन मतलब जो सूरज की गर्मी है वो आइस को मेल्ट करती है, बर्फ़ को मेल्ट करती है माउंटेन से, ग्लेशियर से, और फिर उसको वाटर के फॉर्म में वाटर के फॉर्म में बना देती है, जो नदियों और स्ट्रीम्स में जुड़ जाते हैं। इवेपोरेशन ऑकर व्हेन सन्स हीट चेंजेस वाटर ऑफ वाटर बॉडीज इनटू वाटर वेपर। और इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन जब होता है ना, तो सूरज की जो गर्मी रहती है वो पानी की वाटर बॉडीज में से पानी को चेंज करती है वाटर वेपर के रूप में। कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंसेशन ऑकर व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स। कंडेंसेशन मतलब होता है, ये कंडेंसेशन कब होता है? जब वाटर वेपर, अब देखो पानी वाटर बॉडी से पानी वाटर वेपर में बदल रहा है ना। अब ये वाटर वेपर जो है वो हवा के अंदर एक छोटी छोटी पानी की बूंदें बना रहा है और उसको क्लाउड में कन्वर्ट कर रहा है, वो होता है कंडेंसेशन। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब है इट ऑकर व्हेन वाटर फ्रॉम द क्लाउड फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेसेस। जब जो इवेपोरेशन हुआ वो बदला आपका कंडेंसेशन में, और कंडेंसेशन बदला आपका प्रिसिपिटेशन में। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है? जो पानी के बादल बने हुए हैं बूंदों के छोटे छोटे, वो इकट्ठा होके बारिश हो जाती है, बारिश करवाते हैं, तो ये बन जाता है आपका प्रिसिपिटेशन। ओके, अब इससे क्या होता है? बारिश होती है, कहीं कहीं बर्फ़ गिरती है, कहीं कहीं ओले गिरते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रिसिपिटेशन के अंतर्गत होती हैं। रेन वाटर इंक्रीजेस वाटर लेवल ऑफ रिवर, स्ट्रीम, लेक, सीज एंड ग्राउंड वाटर। और जो रेन वाटर रहती है, जब बारिश होती है तो सभी का वाटर लेवल बढ़ जाता है भाई। नदी का बढ़ जाता है, स्ट्रीम्स का बढ़ जाता है, लेक, सी, जितने भी वाटर बॉडीज है सबका वाटर लेवल बढ़ जाता है। हाउ वाटर रीचेज आवर होम। आपको पता है कि हमारे घर में पानी कैसे आता है? वी नीड वाटर टू सर्वाइव। वी कैन एक्सेस वाटर रेडिली एट होम एवरी टाइम वी टर्न ऑन टैप, बट हाउ डू यू सपोज वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स रीचेज अवर होम्स। हमें सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। वी कैन एक्सेस वाटर रेडिली, और हम जब भी नल को चालू करते हैं तुरंत पानी निकल जाता है। अरे कभी सोचा है कि रिवर, लेक और पॉन्ड से डायरेक्ट हमारे घर में पानी कैसे आता है? वी कैन गेट वाटर फ्रॉम वेल। हमें पानी मिल सकता है ट्यूबवेल से, वेल से, मोटर पंप से। इन द टाउन और लार्ज सिटीज वाटर रीचेस पीपल होम्स थ्रू पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम कंट्रोल बाय द लोकल म्यूनिसिपैलिटी। गाँव में तो ये सारी चीज़ें हमें कुएं, ट्यूबवेल से मिल जाती हैं। कई घरों में आजकल बोर होती हैं, और जो लोकल सिटीज़ है वहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके थ्रू हमको पानी की सप्लाई मिल जाती है। पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने योग्य वाटर। Once the usable water reaches our homes, we process it further to make it drinkable. अब पानी हमारे घर में आ गया, ठीक है। एक बार पानी जब हमारे घर में आ जाता है तो हमको अब उसे पीने योग्य तो रहता ही है, लेकिन और आगे इसका प्रोसेस पीने योग्य हम बनाते हैं। पोर्टेबल वाटर इज़ द वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर का मतलब है कि पानी पीने योग्य है।
पोटेबल वाटर इज यूजुअली बॉइल्ड और प्योरीफाइड इन वाटर फिल्टर और प्योरीफाइज। पोटेबल वाटर जब हमारे पास पहुंचता है तो कई लोग उसे बॉईल करते हैं, कई लोग उसे प्योरीफाई करते हैं, वाटर फिल्टर के थ्रू करते हैं या फिर कोई अदर वे। दिस वाटर शुड बी हैंडल्ड विद even more care and should always be kept in clean container। और उसके बाद हम इसको बड़ी सावधानी से किसी अच्छे साफ कंटेनर में रख देते हैं, या हमें ऐसा करना भी चाहिए। कई लोग तो डायरेक्ट पानी भी भरते हैं नल से, कई लोग छान के भरते हैं, है ना। कई लोग के घर में फिल्टर होता है, कई लोग बॉईल करके भरते हैं, तो वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। अब आता है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड अदर फैक्टर मेक वाटर अनसुटेबल फॉर यूज़। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण हमारा पानी गंदा होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्टेज लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, हॉस्पिटल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक पोन्ड, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। देखिए, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर वेस्ट जो रहते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, या हॉस्पिटल के कुछ वेस्ट है, या हमारे घर के जो वेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम जाके पानी में डंप कर देते हैं, जैसे कि पोन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गई। इन सारी चीज़ों में, इन सब की वजह से जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और एनी अदर यूज़। इस वजह से पानी ना तो पीने योग्य होता है, ना ही हम किसी और यूज़ में कर सकते हैं इसको। बस मस्ती करने के लिए नहाने के यूज़ में ज़रूर कर सकते हैं, है ना। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स and utensils in ponds and lakes are responsible for polluting water। और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी रहती है, जैसे लोग जाके नहाते हैं, साबुन लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ तो गंदगी फैलेगी, पॉल्यूटेड हो गई। कपड़े धो देते हैं, बर्तन धो देते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी पानी गंदा होता है। स्पेलिंग ऑफ ऑयल, जो ऑयल रहता है वो छलकता है कहाँ से? समुद्र से, सी से। वाटर फ्रॉम ऑयल टैंकर, जब ऑयल का टैंकर से पानी जो तेल है वो अगर छलक के पानी के ऊपर सरफेस पे जाता है, उस वजह से भी कितनी प्रॉब्लम्स होती है, आपको तो समझ में नहीं आता है। लेकिन डैमेज टू मरीन लाइफ, लेकिन जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी जिंदगी पे बड़ा खतरा आ जाता है और उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। इनटेक ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉइंटिस, कॉलरा, हेपेटाइटिस एंड डायरिया। और ये गंदा पानी जब हम इनटेक कर लेते हैं तो हमको ये सारी बीमारियां होती है। टाइफाइड हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, जॉइंटिस हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है और डायरिया हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके यदि आप स्विमिंग भी करते हैं तो गंदा पानी इनटेक मत कीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो आपका समर वेकेशन ठप हो जाना है। ओके। पॉल्यूशंस इन विलेजेस। अब गांव में कैसे पॉल्यूशन होता है? वाटर पॉल्यूशन इन विलेजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब जो गांव है, गांव में कभी कभी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रहती है वो अच्छी नहीं रहती, इम्प्रॉपर रहती है। मतलब उनके जो कृषि करने की जो पद्धति रहती है ना वो थोड़ी सी इम्प्रॉपर रहती है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग ऑफ डेड एनिमल इनटू द वाटर, जैसे कि वो लोग करते हैं कि अगर कोई जानवर मर गया तो पानी में फेंक दो। बाथिंग, वॉशिंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स आर थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल इनटू द वाटर। नहाते हैं, धोते हैं, ये सारी चीज़ें वो पानी में फेंक देते हैं, इस वजह से भी वहाँ की गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है। वॉशिंग इन वाटर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन इन सिटीज़। सिटीज़ में कैसे पॉल्यूशन होता है? भयंकर होता है, सब जानते हैं। द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज फ्रॉम हाउसेज आर ऑल्सो ऑफन डम्प्ड इन वाटर बॉडीज लीडिंग टू पॉल्यूशन। जो सिटीज़ में फैक्ट्रीज रहती हैं वो भी अपना जो गंदा पानी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वो भी नदियों में छोड़ दिया जाता है। गंदगी है, गार्बेज है, उसको भी वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाती है। व्हेन इट रेन्स, रेन वाटर गेट मिक्स विद पॉल्यूटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉल्स ऑन द अर्थ एज एसिड रेन। और इसी वजह से हमारे यहाँ एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि जब ये गंदगी हमारे शहरों में फैल रही है, इट मीन्स वो एयर में भी गंदगी फैल जाती है। कितना सारा तो धुआं रहता है, लीड्स रहती है, सब एयर में फैला रहता है। जैसे ही बारिश आती है वो तो प्योर रहती है, लेकिन जब वो हवा से मिक्स होती है ना तो फिर वो मतलब जो पॉल्यूशन रहता है ना, पॉल्यूटेंट रहता है, वो सबको बढ़ा देती है। उसके चक्कर में एसिड रेन हो जाती है और वो बड़ी खतरनाक होती है सभी के लिए। प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। अब हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोकें? इट इज़ इम्पॉर्टेंट
It is very important for us to prevent water pollution. Water pollution can be prevented by treating sewage before releasing it into the rivers or any other water bodies. देखो वाटर पॉल्यूशन को हम बहुत अच्छे से रोक सकते हैं और बहुत ज़रूरी भी है इसको रोकना. वाटर पॉल्यूशन जैसे कि जो सीवेज वाला चीज़ है, सीवेज को जब हम किसी नदी में छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो उससे पहले उसका कुछ ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, कुछ इलाज हो जाना चाहिए, कुछ प्यूरिफिकेशंस हो जाने चाहिए, उसके बाद उसको छोड़ना चाहिए. वी शुड अवॉइड बाथिंग, हमें वहाँ नहाने को अवॉइड करना चाहिए, कपड़े धोने को अवॉइड करना चाहिए, बर्तन धोने को अवॉइड करना चाहिए, या फिर कोई वेस्ट है नदी में फेंकने से अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपकी डेफिकेटिंग है मतलब शौच वाटर बॉडीज़ में नहीं करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर हम रोक दें तो हमारा पानी पॉल्यूट नहीं होगा. अब आता है वाटर कंजर्वेशन. अब हम उसे कैसे कंजर्व करें. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ बट द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लिमिटेड. वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन ये वाटर लिमिटेड है. यूजिंग वाटर वाइजली इज़ द ओनली वे टू कंजर्व वाटर. और इसीलिए हमको वाटर को कंजर्व बड़ी चतुराई से करना चाहिए. टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाटर लाइक रीयूज़. और कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स भी लेना चाहिए उसको ये रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, है ना. तो इस सब से जो वेस्टेज इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. हेल्पिंग टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड मेंटेनिंग द वाटर लेवल. इस चक्कर में अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स को अपनाएंगे तो हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा. बिल्डिंग डैम्स over rivers and reservoirs to collect water are some ways to conserve water. देखिए, डैम्स को बनाना, नदियों के ऊपर डैम बनाना, पानी को कलेक्ट करने के लिए रिजर्वियर बनाना, ये भी चीज़ों से हमारा पानी कंजर्व हो सकता है. वाटर इन रिजर्वियर इज स्टोर्ड टू बी यूज ड्यूरिंग वाटर शॉर्टेज. जब हम ऐसे छोटी छोटी जगहों में वाटर को स्टोर करके रखेंगे ना तो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जानी है. आर्टिफिशियल कैनल्स आर डग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिजर्वियर एंड इवन रिवर्स टू द एग्रीकल्चर फील्ड टू हेल्प ग्रो क्रॉप्स. आर्टिफिशियल, आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिफिशियल कैनल्स को मतलब नहरें खोद के रखी हुई हैं. यदि बारिश का पानी प्रॉपर किसानों को नहीं मिलता है तो वहाँ से डैम से गेट खोल दिए जाते हैं. उस गेट के थ्रू पानी कैनल्स में आता है और कैनल्स के थ्रू पानी हमारे खेतों में पहुँच जाता है. बिन बारिश के कितने अच्छा काम होता है. तो जब हम वाटर को कंजर्व करके रखेंगे, रिजर्वियर्स में सेव करके रखेंगे, तभी तो ये फ़ायदा उठा पाएंगे ना. द फ्लोइंग वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और जो बहता पानी है उसका भी हमने यूज़ किया है. कैसे यूज़ किया है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और जो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एज डैम्स आर यूजफुल फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस. जैसे कि आपको पता है डैम्स का यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज रिजर्व वैली प्रोजेक्ट. इसीलिए उनको कहा जाता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों बाद मैंने ईवीएस का वीडियो बनाया है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा. और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो और क्वेश्चन आंसर सब बुक वर्क का बनाने जा रही हूँ. तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.